आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर जितने भी कंप्लीट हुए हैं, जितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, एक बार हमें उसके चैप्टर्स के आपको नाम बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग एंड सेवन डायरेक्टिंग कंटिन्यू। जो डायरेक्टिंग चैप्टर है वो अब हमारा कंटिन्यू है। इस डायरेक्टिंग चैप्टर में जो अभी तक हमने किया है उसका एक बार हम रिवीजन देखते हैं। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना। निर्देशन मतलब जब हमने हमारे बिजनेस मैनेजमेंट की प्रोसेस में प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर स्टाफिंग किया उसके अकॉर्डिंग, और स्टाफिंग के बाद में जब हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को कार्यों के लिए डायरेक्शन देते हैं या निर्देशित करते हैं तो कहलाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हमने इंट्रोडक्टरी देखा है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसके जितने भी पॉइंट मैंने आपको कहे अच्छे से उन्हें लर्न करना है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारे नियमों को फॉलो करना रहेगा जब हम डायरेक्टिंग की प्रोसेस करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग ये सबसे मेन है क्योंकि इसमें हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ के और उसका इंडिविजुअल एक एक पॉइंट देख के और उसको काफी अच्छे नोट्स के माध्यम से प्रिपेयर करने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में जो सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है और कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने सबसे पहले सुपरविजन पढ़ा है और सुपरविजन के बाद मोटिवेशन और फिर लीडरशिप अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा था। और जितना हमने अभी तक उसमें किया है उसमें आपको पूरा कंप्लीट लर्निंग होनी चाहिए। जो डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस है, डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस, इसके भी आपको 8 पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। सुपरविजन में हमने इसका डेफिनेशन और मीनिंग भी देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंस के भी आपको 6 पॉइंट जो 6 ही दिए हैं वो पूरे अच्छे से याद करने हैं। रोल ऑफ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर का क्या रोल होता है ये एक शॉर्ट नोट के माध्यम से मैंने आपको बताया था। और क्वालिटी ऑफ ए गुड सुपरवाइजर, एक अच्छा सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, ये अच्छे सुपरवाइजर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, फिर डेफिनेशन देखी थी मोटिवेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसमें जो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है इसको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरह आपको लर्न करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताती हूँ उन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करके और उसके नोट्स बनाना है। मतलब आप इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लिख करके और इसके सारे पॉइंट्स को सीरियल में एक बार लिख करके और फिर एक एक पॉइंट को डिटेल करेंगे। इस तरह से इस प्रकार इसके जो नोट्स प्रिपेयर होंगे वो आपको एग्जाम टाइम में आप जब उन्हें पॉइंट्स को देखेंगे तो अपने आप आपको क्लियर होगा कि हमने ये उस समय ये पॉइंट में ये वाली बातें सीखी थी। इसके बाद मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है मोटिवेशन का क्योंकि इनके द्वारा जो इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी चीजें सबसे हमें प्रायोरिटी पर नीड होती है या कौन सी हमारी आवश्यकताएं हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने के बाद जब हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो हमारी आदतों में शामिल हो जाता है और वही जो हमारी आदतें हैं वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखती है। तो इस प्रकार से हाई लेवल नीड्स और लो लेवल नीड्स, ये 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया था। ये जो चार्ट है इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग फिर जो हमारी बेसिक नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, एफिलिएशन नीड है, स्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलेशन नीड्स, इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये पूरे क्वेश्चन को याद रखना है।
जो इसकी आप थ्योरी की नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी लिखना है, इसके कुछ पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। 6 पॉइंट दिए हैं लेकिन आपको 5 पॉइंट तो कंपल्सरीली लिखना है और इसका कंक्लूजन भी आपको जरूर शो करना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंसेंटिव और मोटिवेशन के टाइप्स दिए हुए हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन सा बेस्ट है ये भी हम देख चुके हैं। फाइनेंशियल और मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनिटरी दोनों ही ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी में डिफरेंस ये भी मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था। इसके बाद जो मोटिवेशन की जो थ्योरी हमने देखी है उसमें कौन सी सबसे बेस्ट मोटिवेशन की पद्धति होगी, मेथड होगी, उसका यहाँ पर सिलेक्शन बताया गया था। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ साउंड और गुड मोटिवेशन सिस्टम, एक अच्छा मोटिवेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। इसके बाद हमने लीडरशिप देखा था। लीडरशिप में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, कैसा होना चाहिए एक अच्छा लीडर, एक अच्छे लीडर के गुण क्या होने चाहिए। इसके बाद इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, इसके भी सारे पॉइंट हमने देखे हैं। इसके बाद डिफरेंस है मैनेजमेंट और लीडरशिप में, इस डिफरेंस को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये हमारी स्टाइल हमने चारों प्रकार से देखी थी। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन एंड 3 है इसकी लीडरशिप की स्टाइल, ये तीनों हमने देखी है। इसके डिफरेंस को भी हमने देखा है। तीनों में जो डिफरेंस था ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें तीनों चीजें एक साथ ही सीख पाते हैं। तो इस डिफरेंस को भी आपको 7 पॉइंट्स जो दिए हैं इसमें से 6 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है और इसे लिखना भी है। इसके बाद का जो पॉइंट था वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इसके हमने मीनिंग देखे थे, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें भी आप बहुत अच्छे से नोट्स के माध्यम से प्रिपेयर करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, इसमें हमने देखे थे 6 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, ओरल, रिटर्न, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड गेस्टुरल कम्युनिकेशन। इसे आपको चार्ट के माध्यम से ज्यादा अच्छे से याद रखना है। जो ये चार्ट बना करके और फिर इस जो सिस्टम है या वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने फॉर्मल देख लिए थे, इनफॉर्मल देखा था। इस दोनों में डिफरेंस, जो डिफरेंस के कल पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना है और इस क्वेश्चन को भी आपको नोट्स के माध्यम से अपने रजिस्टर में लिखना है। आप अपने रजिस्टर को पूरा कंप्लीट रखेंगे, जितना भी हमारा कोर्स हो चुका है वो पूरा कोर्स आपको उसमें लिखना है। यदि आप चाहें तो लर्न करके भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप पढ़े और समझे और अपनी लैंग्वेज में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन करके और लिख सकते हैं, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने ये जो सीखा है उसको सीख करके हम इतना इसमें लिख पाए हैं। तो अब इसके बाद जो स्टार्ट करना है हमें वो है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की थ्योरी से हमें यहाँ अब आज स्टार्ट करेंगे। Oral communication is oldest and easy type of verbal communication. In oral communication, both the parties to the process, that is sender and receiver, exchange their ideas through oral words, either in face-to-face communication or through any mechanical or electrical devices such as telephone, etc. Oral communication is very helpful in face-to-face two-way communication, where persons can exchange their feeling fully and clearly regarding any doubt or ambiguity. It has as such a very high degree of potentiality for speedy and complete interchange of information. The models of oral communication include face-to-face talking, telephone or cellular phone,
इंटरकॉम फेस टू फेस डिस्कशन, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीकॉम फेरेंस, स्पीचेस एंड ग्रेपवाइन एंड इंटरव्यू। ये पॉइंट है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ओके, अब ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, ये ओरल कम्युनिकेशन मीन्स ये होगा कि मौखिक रूप से फेस टू फेस, मतलब आमने सामने जब दो व्यक्ति बात करें या प्रत्यक्ष जब उनका कम्युनिकेशन होगा तो वह मौखिक संप्रेषण या मौखिक ओरल कम्युनिकेशन होगा। दोनों ही पक्ष जब अपने अपने विचारों का एक्सचेंज करते हैं तो वो शब्दों के द्वारा करते हैं, या आमने सामने जो कम्युनिकेशन होगा उसमें किसी मशीन या बिजली से चलने वाले किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी सहायता ली जा सकती है। जब कोई संवाद या कोई सूचना अपने मुख से या अपने माउथ से उसको उच्चारण करता है, बोलता है और प्रेषित करता है, उसे भेजता है, तो उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। जो ओरल कम्युनिकेशन हुआ दोनों पक्षों में के मध्य में जो डायरेक्ट रूप से हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे टेलीफोन पे बात की, जो हमारी विचार गोष्ठियाँ होती है जिसे हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो उनके माध्यम से या फिर किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होकर अपनी सूचना या अपनी जो बात है उसको किसी भी यंत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। कई लोग ऐसे सीटी बजाकर या घंटी बजाकर भी किसी बात का जब कोई संकेत देते हैं, और कभी कभी तो जब हम अपने हाथों की या फिर हमारे बॉडी लैंग्वेज को भी अपने ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम बना लेते हैं, तो ये सब हमारे ओरल कम्युनिकेशन की श्रेणियों में ही आता है। तो इस प्रकार किसी भी तरह से जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करेंगे ओरली बोल करके, मुख से उच्चारित करके, तो वो ओरल कम्युनिकेशन होगा। इसमें जो दिए हुए हैं ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होते हैं, फेस टू फेस बातचीत करना टेलीफोन के द्वारा, सेल्यूलर फोन के द्वारा, इंटरकॉम में जब हम बातें करते हैं फोन से, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है, कन्वर्सेशन होता है, बातचीत करते हैं। रेडियो में भी जब कोई बोल करके और कोई सूचना दी जाती है, टैप रिकॉर्डर के द्वारा भी दी जा सकती है, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम अपनी सूचनाओं को सबको पहुंचाते हैं। स्पीचेस देते हैं, मतलब अपने संवादों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों के द्वारा दूसरों को अवगत कराते हैं मुख से बोल करके। और ग्रेपवाइन एंड इंटरव्यू, जो अंगूर लता हमारी ग्रेपवाइन मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन की ये एक टाइप है, इसके द्वारा भी हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और इंटरव्यू के द्वारा भी हम दूसरों से उनसे बातचीत करके उनकी सारी जानकारी को एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस मतलब इसके लाभ। जब हम मौखिक रूप से कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके कई प्रॉफिट होंगे या उसके कई लाभ होंगे। जो उनके लाभ है उन्हें हम पॉइंट वाइज यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेव टाइम। ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम। इट इज सेट टाइम इज मनी। वेयर एंड व्हेन एक्शन नीड्स टू बी टेकन instantly or immediately, the best way to expedite action is to transmit necessary messages orally. Second, opportunities for feedback. Oral communication provides the opportunity for feedback and clarification. This process of communication helps the sender of the messages to clarify each and every point instantly. The receiver can ask for clarification wherever required and get himself satisfied. इस प्रकार से ये जो दोनों ही इनमें टाइम सेव होता है, मतलब हमारे समय की बचत होती है। जब हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं तो हम हमारे संवादों को या हम हमारे मैसेजेस को लिखने का कार्य करने की बजाय हम उसे ओरल ही दूसरों को बता देते हैं। अतः ये जो कम्युनिकेशन होता है वह लिखने का समय बचने के कारण हमारे समय और श्रम की इसमें बचत हो जाती है।
इसमें जो फीडबैक होता है, जो हम कार्य कर चुके हैं उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो जो संवाद देने वाला है और जो प्राप्त करने वाला, मतलब जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, उस पर दोनों पर उन्होंने अपने कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट डाला है, तो उसको भी देख करके उनकी हम एक्टिविटीज या उनकी जो भी प्रतिक्रिया है वो देख करके उसकी पूरी जानकारी हम तुरंत प्राप्त करके और अगली बात को नेक्स्ट मैसेज को भी कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वे द मैसेजेस एप्रोप्रिएटली। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कन्वे द मैसेजेस more appropriately with suitable tone, wise and use of words. ओरल कम्युनिकेशन में हम हमारे मैसेजेस को पूरी तरीके से सही जो भी हमारा टोन है बोलने का, जो हमारी आवाज है, उसका हम अच्छे से उपयोग करके और सही मैसेज को टाइमली दूसरी पार्टियों को या दूसरे जितने भी उससे लाभान्वित होने वाले पक्ष है या जिन लोगों को उन मैसेज की आवश्यकता है उनको सही तरीके से हम एप्रोप्रिएट तरीके से अपने मैसेज को दे सकते हैं। फोर्थ, इफेक्टिव टूल्स ऑफ परसुएशन। जो हमारा परसुएशन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता है तो उसमें भी हम उसका निवारण तुरंत ही कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन मैनेजमेंट। इट गिव्स अ पर्सनल टच टू द कम्युनिकेशन। किसी भी तरह से मैनेजमेंट को यदि कोई शंका होती है कि यह व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो वो ओरली अपनी बात को भी बता करके किसी भी संदेह का निवारण भी कर सकते हैं। तो यह जो ओरल कम्युनिकेशन होगा वह बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा दें, इसका एक अच्छा माध्यम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव फॉर ग्रुप। ओरल कम्युनिकेशन इज अ वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विथ ग्रुप। यदि हम ग्रुप के साथ में बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबको यदि हम एक बार में ही मैसेज दे देंगे ओरली, तो वे सब इस बात को सीख पाते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक को जाकर के और उनसे बात करके या उनके सामने हम अपने मैसेज को दोबारा रिपीट करें। इसलिए जो बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है वो ग्रुप में मैसेज देने का ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है इकोनॉमिक। ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिक ऑल्सो। इट सेव्स मैन और टू be spent in preparing notes, explanations, circulars, etc. It also saves the stationery of the organization. बहुत ही इकोनॉमी की, मतलब कम खर्च में ओरली यदि हमने किसी मैसेज को दे दिया तो उसके लिए फिर हमें किसी भी प्रकार से किसी नोट्स को प्रिपेयर करने की, उसके लिए कोई हम एक्सप्लेनेशन दे, उसे डिटेल में समझाएं या फिर कोई सर्कुलर जारी करें, इनकी सबकी आवश्यकता नहीं होती और इससे स्टेशनरी की भी बचत होती है। और ऑर्गेनाइजेशन के हित में यह होता है कि हम जितना हो सके इकोनॉमिक कार्य करें, जिससे कि हमारे धन की और समय की दोनों की बर्बादी न हो। लास्ट पॉइंट है इजी विड्रॉल। विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन इजी टास्क। जो हमने कहा है, यदि हम उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या उससे बदलना चाहते हैं तो उसी समय या फिर कुछ समय बाद भी हम उसका रेफरेंस देकर के ओरली उसमें चेंज कर सकते हैं कि हमने उस समय यह मैसेज दिया था लेकिन उसके स्थान पर अब यह मैसेज आप समझिए। तो इस तरह से हम अपने जो ओरल मैसेज दे चुके हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत इजी टास्क होता है कंपैरेटिवली रिटर्न मैसेजेस के या रिटर्न कम्युनिकेशन के। इसलिए ओरल कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है। इतने एडवांटेजेस होने के बाद भी कुछ लिमिटेशंस इसमें ओरल कम्युनिकेशन में मानी जाती है, जो यहाँ पर पॉइंट वाइज दी हुई है। हम इसे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज सेव टाइम एंड मनी। क्वाइट ऑफन मीटिंग गो ऑन विदाउट एनी रिजल्ट और एग्रीमेंट अचीव्ड। Such meeting can be very tiring and wasteful. कई बार इस तरह की मीटिंग्स होती है जिसमें ओरली तो बहुत सारी बातें कही जाती है लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट के रूप में हमारे पास नहीं मिलता।
इसलिए इसे वेस्टेज ऑफ टाइम भी के लिए भी कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि जब भी हम मीटिंग करें उसमें ओरली जब हम अपने मैसेजेस को कन्वे करें और वह सबकी समझ में आ जाए। कई लोग थोड़े एब्सेंट माइंडेड होते हैं, वे उस समय उस बात को नहीं सुनते हैं और उसके बाद में वो बार बार उसी बात को दोबारा पूछते हैं कि आपने उस समय क्या कहा था। वह ध्यानपूर्वक न सुनने के कारण हमें या जो भी मीटिंग लेने वाला व्यक्ति है उसे बार बार रिपीट करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें समय की बचत ही होती है, ऐसा लिमिटेशन का कहना है या इनका मानना है। Not always effective. Oral communication in itself is not always effective. There are certain conditions that must be necessarily fulfilled in order to make it effective. It depends mainly on the attitude of the sender and the receiver of the messages. बहुत जरूरी नहीं है कि हमेशा या जब भी हमने ओरल कम्युनिकेशन किया है वह प्रभावपूर्ण तरीके से ही दिखाई दे। ओरल कम्युनिकेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो बोलने वाला व्यक्ति है उसका प्रभाव यदि अधिक होता है तो उसके मैसेजेस को सभी लोग बहुत ध्यान से सुन करके और उसकी बात को मानते हैं। और यदि इफेक्टिव या अच्छे ओहदे वाला या अधिकारी कुछ मैसेज नहीं दे रहा होता है तो जो उनके जो रिसीवर होते हैं, जो मैसेजेस को प्राप्त करने वाले होते हैं, वो उनकी बात को ध्यान भी नहीं देते हैं और वे अपनी ही बात में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ओरल कम्युनिकेशन है वो जो देने वाला हो या जो कम्युनिकेट करने वाला हो उसे भी इफेक्टिव होना पड़ता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही उपक्रम के लिए लाभप्रद होगा। थर्ड, लिमिट ऑफ ह्यूमन मेमोरी. Human memory being what it is, oral messages cannot be retained for a long time. They cannot be found in record book and we cannot refer back to them. जो कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, जो कि कुछ समय बाद ओरली जो सुने गए मैसेजेस हैं उनको भूल जाते हैं या उनके दिमाग से कुछ बातें उसमें से निकल जाती है और बहुत समय तक, लंबे समय तक उनके माइंड में वह मैसेज नहीं रह पाने के कारण कई बार इसका जो ड्रॉबैक है या इसकी जो कमियां हैं वो उपक्रम को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि टाइमली उस मैसेज को ये सुन करके और ध्यानपूर्वक उस समय वह कार्य नहीं किया जाता जिस समय उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग. इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन लिसनिंग मतलब सुनने वाला. देयरफॉर बैड और पार्शियल लिसनिंग में अफेक्ट द comprehension of the messages. Since the feedback is instant, therefore the process may become extremely lengthy. तो इस प्रकार से जब हम बहुत देखते हैं कि सुनने वाले यदि इंटरेस्ट नहीं लेता है मैसेजेस को या उनकी कम्युनिकेशन को वो ध्यानपूर्वक नहीं सुनने के कारण कई लोग उसका कुछ भाग समझ पाते हैं और कुछ पार्ट से ही अफेक्टेड होते हैं। कई लोग मैसेज देने वाले या कम्युनिकेशन करने वाले इस तरह के होते हैं कि वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब शॉर्ट में ही सारांश में ही अपनी बात को बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो फीडबैक से स्टार्ट करके और बहुत ही लेंदी अपने लेक्चर को कर देते हैं, जिससे कि समझने में बहुत ही सुनने में काफी बोरियत लगती है और उसे समझने का प्रयास भी नहीं किया जाता। इस तरह से जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं उनके हिसाब से भी देखा जाए तो ओरल कम्युनिकेशन जो होगा वो इसकी एक ड्रॉबैक होता है। नो लीगल एविडेंस. ओरल कम्युनिकेशन जनरली हैज नो रिकॉर्ड और लीगल लायबिलिटी. Therefore, it is strongly recommended to confirm important oral messages in writing. इसका कोई भी लीगल कानूनी रूप से एविडेंस के रूप में नहीं रखा जाता, सिर्फ बोल करके और अपने मैसेजेस को छोड़ दिया जाता है। तो जो हम चाहते हैं कि स्ट्रांगली जो मैसेजेस को हमको कंफर्म बहुत इम्पोर्टेंट है उन्हें हम रिटर्न में भी दे दें। तो ओरल मैसेजेस जो हम दे दें उसके अलावा रिटर्न भी एक बार उसे निकाल करके और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम सिग्नेचर ले लें, तो ये एक एविडेंस के रूप में हमारे पास होगा।
6. Confusion. Oral messages also can lead to misunderstanding if the speaker has not carefully organized his thought, or the listener misses the messages and on account of his inattentiveness. यदि वे पूरी ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं तो उसके कारण कंफ्यूजन भी हो सकता है। कई मैसेज जो आधे अधूरे सुन करके या बोलने वाले ने जो अपने जिन शब्दों का उपयोग किया है या जिन वाक्यों के द्वारा उन्होंने मैसेज दिया है उससे भी कई बार गलतफहमियां होती है, और केयरफुली ऑर्गेनाइज यदि नहीं किया गया उन्होंने अपने मैसेज को, तो सुनने वाला कई बातें उसमें से मिस भी कर सकता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है कि कोई भी मैसेज यदि दिया जाए तो उसे पूरी तरह से सुनना बहुत आवश्यक हो। तो इस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए उसे रिटर्न में दिया जाना चाहिए ताकि ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ रिटर्न में भी उनके पास प्रूफ रह सके। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी. It is difficult to assign responsibility for anything going amiss or any mistake by omission or commission in oral communication. जो डिफिकल्टी होती है हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देने की, तो हम किस तरह से निर्धारित करें कि हम किसे क्या कार्य असाइन करेंगे या देंगे। तो यह एक जवाबदारी का कार्य होता है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए या किसी तरह की मिस्टेक हो, जिसमें कि हम ओरली यदि उन्हें अपने कार्यों के बारे में जवाबदारी न दे पाए तो उसके लिए हम रिटर्न में भी उन्हें अपने कार्यों को बंटवारा कर सकते हैं। उन्हें जो भी उत्तरदायित्व देना है उनका उत्तरदायित्व का भी हम लिखित में सॉर्ट आउट कर दें या उनको हम बता दें कि आपको यह कार्य करना है, और उससे उनकी रिसिप्ट या सिग्नेचर ले लें। तो किसी भी तरह की भूल का या छूट का कोई भी बीच में संभावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जितने इसके हमने ये लिमिटेशंस देखी है या ड्रॉबैक देखे हैं जो ओरल कम्युनिकेशन के हैं, इन ओरल कम्युनिकेशन के यदि इन लिमिटेशंस को दूर कर दिया जाता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला या मैसेजेस देने वाला अच्छी पार्टी हो या फिर अच्छा व्यक्ति हो और सुनने वाले भी सब समझदार हो, तो ओरल कम्युनिकेशन उपक्रम के लिए लाभप्रद हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो ओरल कम्युनिकेशन का हमने पूरा पढ़ा है, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से यहाँ समझेंगे, एक बार आप अच्छे से इसको रीडिंग लगाएंगे, और जो इसमें लर्न करने वाली है वो है एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। क्या लाभ होते हैं, इन लाभों को आपको समझाना है। तो इसे याद कीजिए और इसे लिख करके और मुझे आप इसकी फोटो सेंड करेंगे।